Thank you for clicking this video. I am your friend Aniket from Team Harshit. In this series, we will discuss about legal history of India. And this video covers how British East India Company initially laid down its foot over Indian subcontinent. Before starting this video, you have to answer a question. The question is, what is the name of East India Company initially? Put your answers in the comment box. In this specific video, we will discuss about the Charter of 1600 and Charter of 1661, and the last one is Surat Settlement. Let's start today's topic. All the circumstances started with the Charter of 1600. Queen Elizabeth on 31st December 1600, the company was given exclusive trading right. तो इस चार्टर से कंपनी को एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिलता था। देश में अगर कोई दूसरा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय कोई भी दूसरा कंपनी ये जो डिफाइंड एरियाज है जिसमें एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, ये जो एरिया है इसमें दूसरा कोई भी ब्रिटेन का कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकता था। The trading areas so defined covered almost every part of the world except Europe. एक यूरोप को छोड़ करके विश्व के लगभग सभी देशों को ये कवर कर लेता था, जिसमें कि ये एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के इस चार्टर 1600 से मिला था। तो ये चार्टर जो था 14 ईयर्स के लिए मिला था, और उसके बाद इसमें एक और प्रोविज़न था कि इसको अगर यह ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटेन के पीपल को किसी भी तरीके से मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर पाती है और अगर ये सही रही तो इसको 15 ईयर्स और एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में सुनते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। और इस चार्टर में जिस तरीके से बताया गया वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था। द कंपनी वॉज मैनेज्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो कंपनी बनाया गया था इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता था। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग कॉल्ड द कोर्टर्स। अच्छा, ये जो कोर्ट जो मीटिंग होता था इसमें से 24 डायरेक्टर्स और एक गवर्नर को चुना जाता था हर साल। टू टुक आफ्टर एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इसके कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना था तो इसके लिए ये चुना जाता था। अब बात करते हैं, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको दो भागों में अगर समझे तो वो एक कमर्शियल अफेयर भी थी और पॉलिटिकल फंक्शन भी, दोनों चीज़ को करती थी। लेकिन इनिशियली वो कमर्शियल अफेयर्स में ही वो एक कंपनी थी, इसलिए उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था। जब इसको पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करना था तब इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, जो कि बाद में आकर के नया नया बना था। तो ये आप समझ गए होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या चीज़ है। अब देखते हैं आगे। चार्टर ऑफ 1661 बाय चार्ल्स द सेकेंड। ये जो चार्टर था, बाय दिस चार्टर द कंपनी वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट ए गवर्नर एंड काउंसिल एट इट्स फैक्ट्रीज। ये जो चार्टर ऑफ 1661 था इसमें एक पावर दिया गया था इस कंपनी को कि यह अपने जो भी फैक्ट्रीज है जो सेटअप किया गया था उसमें गवर्नर एंड इट्स काउंसिल को रख सकती है। द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ ईच फैक्ट्री टू हियर एंड डिसाइड all type of civil and criminal cases including the cases of capital offenses also, and it could award any kind of punishment including death sentence। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हार्श मतलब लॉ जो था इसका इस चार्टर में कितना हार्श लेवल तक, लेवल कितना हाई था इसका आप देख सकते हो। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो कंपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश की है उसमें तो गवर्नर एंड काउंसिल जो थे वो हर एक फैक्ट्री में होंगे, और उनको यह दिया गया है कि वो जो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों को हैंडल करेंगे, और जो बड़े से बड़ा ऑफेंस है उसके लिए ये बड़े से बड़ा जो पनिशमेंट है जैसे कि डेथ सेंटेंस तक भी इसमें दिया जा सकता था। मतलब इस लेवल का इनका लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था। चार्टर ऑफ 1661 में इतना एम्पावर्ड थे ये, मतलब जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन जो वहाँ से चार्टर पास हुआ वो इतना ज़्यादा इनको पावर दिया करती थी। इस चार्टर को आप
3 मेन पॉइंट से आप समझ सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि ऑथोराइज द कंपनी टू ट्राई एंड पनिश ऑल पर्सन लिविंग इन इट इंक्लूडिंग द इंडियंस। तो इस कंपनी के अंदर रहने वाले जो भी भारतीय हैं या फिर जो भी हैं इसके अंदर रहने वाले, उन सभी को इस चार्टर में जो भी लॉज थे और इंग्लिश लॉज, उनसे पनिशमेंट किया जा सकता है। इस तरीके का कुछ इसमें था एप्लीकेशन। और उसके बाद था ओपन द डोर्स फॉर द इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया। और इसमें जो इंग्लिश लॉ था उसको इंडिया में इंट्रोडक्शन का एक मौका मिला और यूज़ करने का मौका मिला। तो इसको एक इसमें 1661 से यह इंग्लिश लॉ यूज़ होने लगा यहाँ पे। उसके बाद है थर्ड है कन्फर्ड जुडिशियल पावर ऑन द एग्जीक्यूटिव विज द गवर्नर एंड काउंसिल। तो ये जो जुडिशियल पावर था वो भी एग्जीक्यूटिव के ही अंडर में आता था, जिसको कि गवर्नर एंड काउंसिल कंट्रोल करते थे। तो अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत इन 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक फैक्ट्री लगाया सूरत में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पेरर जहांगीर। यह जो हुआ था जहांगीर के समय में ने अपना फैक्ट्री सूरत में 1612 में लगाया था। इन 1615 द मुगल एम्पेरर ऑन द प्लीडिंग ऑफ सर थॉमस रॉय, ये जो सर थॉमस रॉय थे, इन्हीं के प्लीडिंग में मुगल एम्पेरर जो जहांगीर थे वो 1615 में एक फरमान जारी करते हैं। द मुगल एम्पेरर अलाउड द इंग्लिशमैन टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन एंड लॉ एंड टू सेटल डिस्प्यूट अमॉन्ग देमसेल्फ बाय देयर प्रेसिडेंट। यहाँ पे है कि जो इस फरमान में क्या था कि ब्रिटिश जो इंग्लिश मैन थे वो यहाँ पे अपने धर्म और अपने नियम के हिसाब से रह सकते थे। हाउएवर द डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑन इंग्लिश मैन एंड एन इंडियन वेयर टू बी डिसाइडेड बाय द लोकल इंडियन कोर्ट। यहाँ पे उस समय तक यह व्यवस्था सही थी कि जो इंग्लिश एंड इंडियन के बीच में अगर कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये जो है लोकल इंडियन कोर्ट्स में ही डिसाइड किया जाएगा, मतलब वहाँ का जो स्थानीय कोर्ट होगा उसमें ही डिसाइड किया जाएगा। तो आप यह पूरे जो सर्कमस्टांसेस है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ब्रिटेन, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनका शुरू से ही मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे जाके ट्रेड करें, वहाँ से पैसा कमाएं। वह इनका कुछ हद तक ये भी मकसद था कि रूल करें इंडिया पर और रूल करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लें, क्योंकि इसमें क्लियर दिखता है कि वो अपने लॉज को, इंग्लिश लॉज को भी इम्प्लीमेंट करने में उतना ही उत्सुक थे जितना कि वो अपने कमर्शियल अफेयर्स को यूज़ करने में थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे इनिशियली तो उनको जो ये फरमान दिया गया था उसमें जो इंडियन और इंग्लिश मैन के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो इसको लोकल इंडियन कोर्ट्स में ही सेटल किया जा सकता है, ऐसा था। तो चलिए अब आगे और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ फैक्ट्री। ये जो अंदर का किस तरीके का फंक्शन होता था और किस तरीके का वहाँ पे रूल रेगुलेशन था उस चीज़ को देखते हैं। द फैक्ट्री वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई ए प्रेसिडेंट एंड काउंसिल हु वेयर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। उसमें एक प्रेसिडेंट होते थे और काउंसिल होते थे जो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे फैक्ट्री में। द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वेयर द डिसीजन ऑफ द कंपनी। जो काउंसिल के मेंबर के, जो मेजॉरिटी मेंबर के जो भी डिसीजन होते थे वो रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को और वो चीज़ जो है कंपनी का वहीं पे कंपनी का डिसीजन बन जाता था। एंड फाइनली देख लेते हैं इस वीडियो में कंक्लूजन क्या है और ये सूरत सेटलमेंट का रिजल्ट क्या होता है। 1617 तक यह सब सही था और उसके बाद जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ सीट होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट एंड काउंसिल का, तो सूरत का वो जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नया जो ट्रेडिंग सेटअप है वो बॉम्बे में नया फैक्ट्री लगाया जाता है और वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से सूरत का इम्पोर्टेंस कम जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे कि सेटलमेंट इन मद्रास में किस तरीके का सेटलमेंट होता है। उसमें हम लोग 3 स्टेजेस में देखेंगे उस चीज़ को। हम उसमें बहुत सारा चीज़ है जैसे कि मेयर्स कोर्ट है, वहाँ के जो लोकल कोर्ट है वो चौटरी कोर्ट और एडमायरलिटी कोर्ट, ये सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे उसमें।